नमस्कार विद्यार्थियों, विपुल एजुकेशन चैनल पर मैं विपुल राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 कक्षा 11 की जो बुक है सत्र 2023-24 के लिए हमने 2 महीने पहले प्रारंभ की थी, जिसका पहली क्लास हमने डाली थी। उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स नहीं के कारण वीडियो बंद कर दिए गए थे। तो आज हम इसे पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है आप इसे ज़्यादा से इस वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करें, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। वैसे ये किताब मैंने पूरी पढ़ाई हुई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए, तो इसलिए इस किताब को दोबारा शुरू किया जा रहा है। चलिए, आज जो है क्लास नंबर 2 है, इसमें हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे धन का निकास। पहली क्लास आपने नहीं देखी, आपको आई बटन में जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप देख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, धन का निकास जो है इसके बारे में देखो। धन का निकास यानी धन को यहाँ से ले जाना। सन 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में धन निष्कासन की शुरुआत हुई। यानी देखो दोस्तों, क्या हुआ कि भारत में 1757 में एक युद्ध होता है। इस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। देखो, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूँ। ये हुआ था, एक तो था बंगाल का नवाब, कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और जो एक अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए थे और अंग्रेज़ जीत गए थे। तो 1757 के पास लगभग, क्योंकि बंगाल उस समय बहुत बड़ी रियासत थी, तो लगभग भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। और उस समय शुरुआत हुई धन निष्कासन की। धन निष्कासन मतलब भारत से पैसा इंग्लैंड ले जाने की शुरुआत हो गई। धन निष्कासन का तात्पर्य ऐसे धन से है जो भारत से इंग्लैंड को वेतन, भत्तों, पेंशन, कर्जों पर ब्याज, भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी को कमाई के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता था। इसके बदले में भारत को कोई आर्थिक या व्यापारिक प्रतिफल नहीं हो रहा था। धन निष्कासन का मतलब क्या है कि भारत का जो भी पैसा था वो इंग्लैंड को, जितने भी इंग्लैंड अधिकारी यहाँ रह रहे थे या वहाँ भारत के सचिव बन के रह रहे थे, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनकी पेंशनें, उनके जो भी कर्जे थे उन पर ब्याज, भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई को ब्रिटिश पूंजी की कमाई के रूप में इंग्लैंड भेजा जा रहा था। लेकिन भारत को इसके बदले में कोई भी प्रतिफल नहीं मिल रहा था, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ऐसे धन को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने धन की निकासी कहा। यानी उस समय की जो राष्ट्रीय नेता उन्होंने कहा था कि यह धन की निकासी है। वाणिज्यवाद विचारधारा के अनुसार आर्थिक निकास उस समय होता है जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोना और चांदी का निकास किसी दूसरे देश में होता है। यानी जो वाणिज्यवाद की जो विचारधारा वो ये कहती है कि जब एक देश से प्रतिकूल व्यापार, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, विपरीत स्थिति में जो व्यापार संतुलन है उसके फलस्वरूप सोना और चांदी दूसरे देश में भेजा जाए। प्लासी के युद्ध के बाद भारत की यही स्थिति बन गई थी। इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो गया था। यानी पूरी अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, तथा भारतीय धन का इंग्लैंड की ओर अविरल प्रभाव बनने का। अविरल मतलब बिना रुकावट के, धन की नदियाँ भारत से बहकर इंग्लैंड जाने लगी। सर्वप्रथम दादा भाई नारोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। प्रश्न कई बार पूछा भी गया है पीछे पेपरों में, तो आपको याद रखना है कि एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नारोजी ने सिद्धांत दिया था। कौन सा? धन निष्कासन का सिद्धांत। दादा भाई नारोजी ने यह स्पष्ट किया कि तत्कालीन भारतीय गरीबी का प्रमुख कारण धन निष्कासन है। यानी उस समय की जो तत्कालीन उस समय की गरीबी थी उसका मुख्य कारण क्या था? धन निष्कासन। क्योंकि जो अधिशेष होता है वह इंग्लैंड में भेज दिया जाता है। जो भी अधिशेष जो भी लाभ या जो बेनिफिट होता था वो इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। इसे भारत में निवेश नहीं करता था, यानी भारत काम में नहीं आता। आय का अतिरिक्त भाग जो अधिक उत्पादन के लिए लगाया जाता वही नए रोजगार पैदा करता। यानी आय का जो एक्स्ट्रा इनकम होती है ना, जो अधिक उत्पादन के लिए लगाया जाता है वही नए रोजगार उत्पन्न करते हैं। परंतु आय की लगातार निकास के कारण भारत में रोजगार का सृजन नहीं हो रहा था, क्योंकि विदेशी जो थे अंग्रेजे वो आय को लगातार इंग्लैंड भेज रहे थे, वो भारत में कोई नया रोजगार नहीं सृजन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय धन और पूंजी का एक बड़ा भाग या तो देश के बाहर भेज दिया जाता अथवा उसका एक पक्षीय ढंग से कर्जों की ब्याज और भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई और यहाँ पर सेवा करने वाले सैनिक या नागरिक अधिकारियों वेतन और पेंशन के रूप में निर्यात किया जाता था। यानी इसमें क्या कहा कि उन्होंने कहा कि या तो जो धन और पूंजी का बड़ा भाग था या तो वो अंग्रेज इंग्लैंड भेज देते,
या क्या करती, यहाँ पर जो भारत में ब्रिटिश पूंजी की कमाई की है, यहाँ पर जो सेवा करने वाले सैनिक है, नागरिक अधिकारी है, उनके वेतन और पेंशन के रूप में उसे भेज दिया जाता। उन दिनों यह दावा किया जाता था कि ब्रिटिश शासन ने भारत को जनमाल की सुरक्षा का लाभ दिया। इस दावे पर आपत्ति करते दादाभाई नौरोजी ने लिखा है, यानी अंग्रेजों ने क्या कहा कि हमने भारत को जो है जान माल की सुरक्षा के लिए जो है ये लाभ दिया था। दादाभाई नौरोजी ने लिखा कि कल्पना ये है कि भारत में जान और माल की सुरक्षा, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। यानी ये एक कल्पना है, हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जान और माल की सुरक्षा एक अर्थ में या तो एक तरह से यूँ कहें कि लोग आपस की या देशी निरंकुश राजाओं की सुरक्षित रहे, लेकिन इंग्लैंड की जकड़न कुछ ऐसे की संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं है। यानी जान और माल की सुरक्षा एक अर्थ एक तरह से ये कहे जो मतलब आपस की या तो देशी निरंकुश राजा उनकी हिंसाओं से वो सुरक्षित रहे, लेकिन इंग्लैंड मतलब अंग्रेजों की जकड़न ऐसी है कि संपत्ति की सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं है। परिणाम स्वरूप जान की सुरक्षा भी नहीं, क्योंकि संपत्ति की सुरक्षा नहीं है तो जान की भी नहीं है। भारत की संपत्ति बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसकी संपत्ति को आजकल किधर से 3 या 4 करोड़ पाउंड सालाना हजम करे कौन, अंग्रेज। अतः मैं विनम्रता के साथ ये कहने का साहस करता हूँ कि भारत जान और माल की सुरक्षा का सुख जो है नहीं भोग रहा है। भारत में लाखों लोगों के जीवन का अर्थ है आधा पेट भोजन, मतलब एक टाइम का भोजन, भूखमरी, अकाल और बीमारी। यही जो सिद्धांत है वो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में जन जागृति का कारण बना था। नारोजी के अनुसार सन 1867 और 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, जबकि जीवन निर्वाह हेतु उस समय 34 रुपये वार्षिक की आवश्यकता थी। यानी 20 रुपये थी और 34 रुपये वार्षिक आय आवश्यकता थी उस समय की। आश्चर्य की बात है कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सन 1867-68 में भारत की कारागृह में बंद कैदियों पर 21 रुपये से लेकर 53 रुपये थे। मतलब भारत के जो आम नागरिक थे उनको 20 रुपये आए थे, लेकिन जो जेलों में बंद थे उनको 21 से 53 रुपये खर्च हो रहे थे। तो ये स्पष्ट होता है कि भारत की आम आदमी की जीवन निर्वाह की स्थिति ब्रिटिश काल में विकट थी, यानी बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। देखो नारोजी की धन निष्कर्ष सिद्धांत की जो पद्धतियाँ थी वो क्या क्या थी। पहला है गृह व्यय। गृह व्यय क्या होता है, मतलब घरेलू खर्चा, वैसे घरेलू खर्चा कहते हैं। गृह व्यय में उन व्यय को शामिल किया जाता है जो भारत सचिव और उससे संबंध व्यय होते थे। यानी जो घरेलू खर्चा है उसमें क्या, जो भारत सचिव जो इंग्लैंड में रहता था उससे और उससे संबंधित जितने भी खर्चे थे वो से क्या था, गृह व्यय थे। ठीक है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश, यानी जो भी मनुष्य लाभ मिलता वो विदेशों में लिए गए जो सार्वजनिक ऋण है, पब्लिक लोन जिसे कहते हैं। सैनिक और असैनिक व्यय, जो सैनिकों और गैर सैनिकों पर खर्च किए जाते वो इंग्लैंड में भंडार की खरीद भी तथा इंग्लैंड में भंडार की खरीद सम्मिलित थी। ये व्यय सन 1857 के उपरांत बहुत अधिक बढ़ गए। 1857 की क्रांति भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1897 से 1901 के बीच ये 24% हो गया था और 20 से 21 के बीच में ये और अधिक बढ़कर समस्त राजस्व का 40% हो गया था। तो ये था गृह व्यय। ठीक है। उसके बाद था विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज, यानी विदेश की जो पूंजी जिसका निवेश भारत में किया जा रहा था उस पर ब्याज। भारतीय राष्ट्रीय आय से ये एक दूसरा महत्वपूर्ण धन का निकास था। यानी राष्ट्रीय आय का दूसरा महत्वपूर्ण निकास क्या था, ये ब्याज वाला। इसके तहत व्यक्तिगत विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज और लाभ लिया जाता था। यानी कोई मतलब ये मान लो कि एक अंग्रेज है, ठीक है, उसने भारत में 50 रुपये लगाए, ठीक है, व्यक्तिगत विदेश पूंजी निवेश, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता कि उसको ब्याज दिया जाता, मतलब उसकी पूंजी पर ब्याज और उसे लाभ दिया जाता था। तो ये कहाँ जा रहा था, विदेश पास जो 50 रुपये लग रहे थे उससे दुगना होकर वापस ही अंग्रेज के पास जा रहे थे। सन 1900 के बाद भारत में ब्रिटिश लोगों की निजी क्षेत्र में बहुत पूंजी का विनिवेश किया। यानी जो भारत में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा निजी क्षेत्रों में पूंजी का विनिवेश किया। इसी पूंजी पर उन्हें ब्याज और लाभ भी प्राप्त हुआ। ये धन निकासी का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत था। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत था विदेशी बैंक, बीमा और नौवहन कंपनियां। विदेशी बैंक, बीमा और नौवहन कंपनियों ने भारत से करोड़ों रुपए का लाभ कमाया। ऐसे इन कंपनियों ने भारतीय दो देशी कंपनियों को देश में नहीं पनपने दिया। यानी जितनी भी विदेशी कंपनियां थी उन्होंने देशी कंपनियों को पनपने नहीं दिया, तो इन्होंने अपने लाभ को भारत में निवेश न करके अपने देश इंग्लैंड में भेजा। यानी उन्होंने भी क्या किया कि भी जैसे कोई प्रोडक्ट इन्होंने बनाया भारत में, उससे पैसा कमाया, तो उन्होंने ये नहीं कि वो पैसा वापस बाद में नहीं, अपने देश इंग्लैंड भेजा। ठीक है। और यह धन निकासी का तीसरा और महत्वपूर्ण स्रोत था। भारत से देखो आर्थिक निकासी आंकड़ों में दी गई है 1835 से 39 53.47 वार्षिक लाख पाउंड में ये। ठीक है।
40 से 44 59.30 है, 45 से 49 77.60 है, और 72 तक आते 274 लाख पाउंड जो है भारत से विदेश ये ट्रांसफर हो रहे थे। हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्यक्ष वस्तु लेती है और फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। जॉन सुल्विन ने ये बात कही थी कि हमारी जो प्रणाली है वो एक स्पंज के रूप में, स्पंज जो होता है ना मतलब निचोड़ने वाला, वो क्या करते गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु को लेती और टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती, यानी भारत से पैसा लेते और इंग्लैंड में दे देते। फिर है धन निकासी का आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो धन निकासी का आर्थिक प्रभाव बाकी हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। आपको यह क्लास कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे दबाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।